वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोग 19 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है और पढ़ के आ रहे हैं हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। जितने भी बेसिक सॉल्विंग, किसी भी सर्किट या किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जितने भी बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक टूल्स चाहिए, उन सबका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आप देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसमें स्टार डेल्टा का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। जी हाँ, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट मैं आपको कुछ गोल्डन रूल बताना चाहूंगा। हम लोगों ने देखा कि जहां पर 5 रेजिस्टेंस है, जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जहां पर 5 रेजिस्टेंस है वहां पर आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है। क्या बताया मैंने? 5 रेजिस्टेंस हो, 5 कैपेसिटेंस हो, कुछ भी 5 अगर है कुछ भी एलिमेंट, तो 199% चांसेस है कि वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा। आपको सर्किट को रीअरेंज करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब आपको पता है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि 5 रेजिस्टेंस है और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है। उस टाइम पर क्या लगेगा? उस टाइम पर लगेगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को स्टार और डेल्टा के फॉर्मूले कन्वर्जन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट मैंने थ्योरी लेक्चर्स में बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से आपको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कुछ स्टार डेल्टा के कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्टार डेल्टा बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि सपोज करो ये आपको डेल्टा गिवन है, थोड़ी देर के लिए डेल्टा गिवन है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस होगा, ये आर होगा, R1 R2 R3 होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो स्टार बनाना है, स्टार बना देना है। ठीक है, और हर एक ब्रांच का, इस ब्रांच का जो स्टार में इनके जब हमें लिखना है, तो इसको अगर लिखना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, R1 R2 डिवाइडेड बाय तीनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। क्या कर देना है? तीनों का सम कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली इसका भी, सिमिलरली इसका भी, मतलब जिससे ये जो ब्रांच कनेक्टेड है, ये इसके आजू बाजू दो लोग हैं, उनको एक एक लपड़ मारना है, एक एक थप्पड़ मारना है ना। ऐसा याद रखिएगा कि अगर मुझे यहाँ का लिखना है तो इसको भी मारो एक बार, इसको भी मारो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और देन तीनों का आपको क्या करना है, एडिशन कर देना है। ये है इस डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। और अगर आपको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये देखिए, ये सपोज करिए आपको स्टार में गिवन है, ये स्टार में गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस होंगे R1 R2 R3, कोई भी रेजिस्टेंसेस होंगे। तो इसको अगर हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो पहले जो डेल्टा लिख दीजिए, खींच दीजिए डेल्टा, ये खींच दिया हमने डेल्टा। ठीक है, और जिससे ये दोनों कनेक्टेड है, इस ब्रांच से और इस ब्रांच से कनेक्टेड है, R1 और R2 से कनेक्टेड है ये दोनों, ये वाली डेल्टा की ये वाली जो ब्रांच है वो R1 और R2 से कनेक्टेड है। तो इनको क्या करना है हमको, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस, अब प्लस का जो भाई होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय जो बचा हुआ है R3 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये भाई कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, लॉग में हम लोग एडिशन वाला जो लॉग होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्शन का होता है वो डिवीजन में चले जाता है। इसलिए उस रिश्ते से, उस नाते से हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन का जो भाई है वो कौन है, मल्टीप्लिकेशन, ताकि याद करने में सहूलियत हो। अल्टीमेटली हमें याद रखना है, चीजें सही ढंग से लगाना है। तो समझ में आया ना, बहुत ही आसान है। डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। डेल्टा में क्या करना है, इन दोनों ब्रांच से जो कनेक्टेड उसका एडिशन, देन उन दोनों का वापस मल्टीप्लिकेशन, जो बचा हुआ है उसको लिख देना है। सिंपल सा चीज है। कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है इसका, है ना, 1/C1 1/C2 इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता रखी है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पता भी होगा। तो मैं अभी यहां पर सबको डिलीट कर देता हूं, इनका कोई काम नहीं है। स्टार डेल्टा कन्वर्ट जस्ट रिवाइज करवाया मैंने, है ना। कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है, अभी बता दूंगा, कैपेसिटेंस के 1-2 क्वेश्चन करवा के भी बता दूंगा। अभी देखिए क्वेश्चन, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट ईयर में। लेटेस्ट ईयर का मतलब है 16 से लगा के 21 के बीच में दे रखा है आपको। इन द सर्किट गिवन ईच रेजिस्टेंस हैज अ वैल्यू इक्वल टू 1 ओम। सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 1 ओम के हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए और बी? ए और बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, प्लानिंग कर लेते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन की। तो यहां पर डेल्टा है तो पहले स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ये मैंने इसके अंदर स्टार बना दिया। अब जैसे ही मैं स्टार बना दूंगा तो ये जो डेल्टा वाली ब्रांचेस है इनको रीड करना बंद कर दीजिए। अच्छा, आपको क्या है, 1 ओम पता है ना,
और आपको ये भी चीज पता होगा, सपोज करिए ये आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो इनके रेजिस्टेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंसेस कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ये आपका 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, तो ये बीच वाली चीज कितनी आ जाएगी, देखिए 1 × 1 है ना, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करें 1 × 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन तीनों का समेशन 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 1/3 हो गया, ठीक है 1/3 हो गया। मतलब हमने जब स्टार में क्या पाया, स्टार में क्या पाया कि जो भी आपका डेल्टा में रेजिस्टेंस है उसका डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया कि जब भी इक्वल वैल्यू के हैं तो डायरेक्टली रिलेशन है ये कि स्टार इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय 3। अगर इंपीडेंस होता तो इंपीडेंस में भी हम लोग यही रिलेशन लगा देते, इंपीडेंस होता तो जो भी डेल्टा में उसका बाई 3, मतलब डेल्टा के फॉर्मेशन में जितनी भी वैल्यू है 1 1 1 1 है उसका बाई 3 हो जाएगा हर एक ब्रांच। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/3 1/3 और 1/3 हो गया, ठीक है 1/3 1/3 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, ये समझ गए ना, रिलेशन बहुत काम के हैं, इनको उठा के मैं कहीं पे लिख देता हूँ, बहुत इजी। अच्छा कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, कैपेसिटेंस में इसका उल्टा होता है। कैपेसिटेंस में आपको लिखना है डेल्टा इक्वल टू स्टार डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये इधर मैंने क्या करा, स्टार किया है ना, तो इसमें डेल्टा में इस तरीके से हो जाएगा, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, स्टार इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डेल्टा। कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है, जो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस में जो साथ में चलता है। अच्छा आप बोलेंगे इंडक्टेंस में भी सेम, रेजिस्टेंस इंपीडेंस और इंडक्टेंस ये एक जैसे फॉर्मूले चलते हैं, कैपेसिटेंस उल्टा चलता है ना। मतलब ये 4 भाई बहन है, कौन कौन है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस। इसमें ये जो कैपेसिटेंस वाला ब्रदर है ना, ये थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में चलता है, चाहे वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो, चाहे वो करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन रूल हो, वहां पर भी ये तीनों एक जैसे चलते हैं, बट ये कैपेसिटेंस वाला अलग चलता है ना। ट्रिक है याद रखने का। चलिए तो ये मैं साइड में उठा के रख देता हूं पहले तो इनको, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना काफी आसान हो गया होगा, ठीक है, अब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए तो अब क्या बचा हुआ, अब यहाँ पर ये 1 ओम था, ये 1 ओम पहले से है, तो अब आपका जो नेटवर्क है वो क्या बन जाएगा, देखिएगा ये नेटवर्क क्या बन जाएगा, आपका नेटवर्क ये है, पहले से बना देता हूं मैं जो बचे हुए हैं, ठीक है। और यहां से 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 4/3 4/3 और 4/3 4/3, ये हो गया 4/3 4/3 4/3, ठीक है 4/3 4/3 4/3 और ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। यहां से जो स्टार में कन्वर्ट कर लिया आपने, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया, तो डेल्टा वाली ब्रांच को हमें नहीं लिखना है और इस 1 ओम में मैंने ऐड कर दिया 1/3 + 1 हर ब्रांच में, तो इस तरीके से आ गया। अच्छा अब वापस से क्या है, वापस से आपकी क्या हो गया, स्टार है, अब वापस से इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते, वापस से इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते, तो ये लाइन खींच देते हम लोग, ये लाइन खींच देते हैं इसको, है ना, तो ये वापस से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से डेल्टा में कन्वर्ट हो गया येलो कलर का। तो अब डेल्टा में कन्वर्ट होने के लिए देखिए क्या होगा, सेम है, सेम वैल्यू का है ना, तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है, तो रिलेशन लगा देते हैं हम लोग, रिलेशन लगा देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, कि डेल्टा में कन्वर्ट करना है, स्टार में दे रखा है, स्टार में क्या वैल्यू दे रखी है 4/3, ये फॉर्मूला लगाते, ये स्टार में आपको दे रखा है 4/3 इक्वल टू आर डेल्टा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, तो आर डेल्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है आपके वो क्या हो जाएंगे 4 ओम के हो जाएंगे, 4 4 4। आसान हो गया। अब वापस से एक बार रीड्रॉ कर लीजिए अगर आपको और अच्छे से समझना है तो। अब 4 और 1 क्या हो जाएंगे पैरेलल, 4 और 1 पैरेलल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, पैरेलल सॉल्व कर लिए, ये दोनों भी पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे, देन ये यहाँ पे 4/5 4/5 4/5 4/5 क्या हो जाएंगे सीरीज में, देन इसके साथ में पैरेलल में, तो ये कितना हो गया 8/5, तो 4/5 इंटू 8/5 डिवाइडेड बाय 8 और 4 12 12 डिवाइडेड बाय 5, 1 5 से 1 5 कैंसल, 8 चौक 32 और 32 डिवाइडेड बाय 12 पंजे 60, 32 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 30 और एक बार और 2 से 8 15, 8 डिवाइडेड बाय 15, 8 डिवाइडेड बाय 15 ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल जी हाँ नजर आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, हमने यहाँ पे स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन सीख लिया इस क्वेश्चन से। तो ये फॉर्मूले जो है वो कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते स्टूडेंट, आपको नहीं करना है, आपको तरीका पता है। कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। कैपेसिटेंस में ऑलरेडी अगर बहुत से स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है सर कैपेसिटर में किस तरीके से चलेगा, तो आप थ्योरी वाले लेक्चर में जाके स्टार डेल्टा वाले में देख सकते हैं कि मैंने स्टार इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए किस तरीके से लिखा है। उसमें कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन जैसे C1 और C2 है तो वहां पे 1 अपॉन C1 इंटू 1 अपॉन C2 इस तरीके से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आई गया कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटर वैल्यू इन स्टार कनेक्शन। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, ये है ना, ये वाला C डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हमने, C डेल्टा इक्वल टू C स्टार डिवाइडेड बाई 3, ये रिलेशन होता है। अभी काय में दे रखा है, डेल्टा में गिवन है। तो यहाँ पूछा है कि अगर इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या रहेगा, है ना, स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या रहेगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्टार में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा में कितना गिवन है, डेल्टा में गिवन है, डेल्टा में आपका गिवन है कितना, C गिवन है, तो स्टार में हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3C। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3C इज द करेक्ट आंसर। अब आपको शॉर्टकट अगर याद नहीं है तो आपको कैपेसिटेंस में किस तरीके से निकालना है आपको बता देता हूं। कैपेसिटेंस में सपोज करो मुझे ये C1 निकालना है ना, C1 निकालना है थोड़ी देर के लिए, तो C1 निकालना है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में जो C है ना, ये दोनों आपस में जो कनेक्टेड है, तो 1/c इंटू 1/c डिवाइडेड बाय 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, और ये इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई c, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1/3c बचा, और इस साइड में हम लोग इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं वो आपका क्या रहेगा 1/c1 रहेगा। तो इसका मतलब है कि 1/c1 इक्वल टू 1/3c, ठीक है, और इसको उल्टा कर देंगे तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू 3C के बराबर। समझ में आया, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली यहां से लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा हम लोग हमारे रेजिस्टेंस के केस में लगाते थे ना, एक थप्पड़ इसको मारते, एक बार एक थप्पड़ इसको मार के दोनों का मल्टीप्लीकेशन और तीनों का फिर नीचे एडिशन करते थे। तो अब कैपेसिटेंस में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि 1 अपॉन करके करना है सारा का सारा, यहां पर भी 1 अपॉन चलेगा। तो ये पूरा मैंने थ्योरी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है आपको। तो कैपेसिटेंस में आपको ये रिलेशंस काफी ध्यान रखना है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू स्टार। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर देते हैं कि जल्दबाजी में ये देखा कि डेल्टा है, स्टार बना दिया, चलो स्टार बना देते हैं और वैल्यू लिख दिया। अभी सर ने सिखाया कि यहां पर क्या करना है, डेल्टा से स्टार में करा 3 इंटू C कर दो, तो यहां पर भी ये कितना है 2 दे रखा है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, तो -6j क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट ये गलत है, क्योंकि यहां पर ये कैपेसिटेंस दिख जरूर रहा है, बट ये है क्या, आपको J के फॉर्मेशन में है। J के फॉर्मेशन का मतलब है इंपीडेंस के फॉर्म में गिवन है। अब आप बोलोगे सर इंपीडेंस कहां लिखा है, यहां तो रिएक्टेंस लिखा है। तो मेरे बंधु देखो, यहाँ पे इंपीडेंस अगर है आपका, इंपीडेंस इक्वल टू R प्लस माइनस JX, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, जो भी, मुझे नहीं पता। अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दो तो इंपीडेंस को क्या बोलेंगे, इंपीडेंस इक्वल टू प्लस माइनस J। तो अब मैं अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इंपीडेंस बोलूं चाहे रिएक्टेंस बोलूं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब है कि इंपीडेंस के फॉर्म में रिएक्टेंस हो चाहे इंपीडेंस हो, वो आपका काय में जाएगा, वो रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये वाला रिलेशन लगेगा। देखो बताता हूं, ये जो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की जो रिलेशन है उसके जैसा लगेगा। तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2j डिवाइडेड बाय 3। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंबल देख के कई बार हमें लगता है कैपेसिटर गिवन है और कैपेसिटर का रिलेशन लगा दिया। जे अगर आ जाए तो वो ओमिक वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है, उसको इंपीडेंस रिएक्टेंस जैसा या रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करना है। समझ में आ गया चीज। चलो, तो ये आपको स्टार डेल्टा के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है।
अ कनेक्शन इज मेड कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ए इज सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बी एंड सी। तो पहले 2.5 लाइन पढ़ के हम लोग सबसे पहले तो इसका वो बना देते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक ए रेजिस्टेंस है, आर ए रेजिस्टेंस जिसको बोले हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरबी और आरसी। बहुत ही कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन है। और इन दो टर्मिनल के बीच में आर इक्वल, आगे क्या बोला है, 3 रेजिस्टेंस वैल्यूज आर 10 ओम, 5 ओम एंड 2 ओम। इन तीनों की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है आपको, 10 ओम, 5 ओम और 2 ओम आर प्रोवाइडेड। Consider all possible permutations of the given resistance into the position of A, B and C and identify the configuration with maximum possible overall resistance and also ones with minimum possible overall resistance। आपको क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन से ये जो 3 वैल्यू गिवन है 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम, इनको रख रख के आपका इन दो टर्मिनल, इस टर्मिनल को A और B टर्मिनल बोल देते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाए, या ए और बी की जगह हम पी और क्यू बोल देते थोड़ी देर के लिए, पी टर्मिनल और क्यू टर्मिनल, ठीक है। तो इनके बीच में आपका आर पी क्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन से अलग अलग वैल्यू रख के मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालनी है। उसके बाद क्या बोला है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उन दोनों का रेशो कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने कंफ्यूजन होता है कि सर आप कैसे करेंगे। अब देखिए छोटी सी चीज आपको एक मैं बता देता हूं, 3 वैल्यू है आपके पास, 10 ओम, 5 ओम और 2 ओम। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सॉल्व करते हैं ना, तब आपको पता होगा कि पैरेलल, जब भी पैरेलल का जो रिजल्ट है वो मिनिमम कर देता है वैल्यू को। अगर मैं बोलूं 100 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 100 डिवाइडेड बाई 101। इसका मतलब 1 से, जो आप अगर एक 100 और एक 1 ओम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो 1, जो मिनिमम वैल्यू उससे भी छोटी आ जाएगी। मतलब एक हाथी और चींटी का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ओवरऑल वैल्यू चींटी के साइज से भी छोटी आ जाएगी। समझ में आया? तो ये पैरेलल का जादू, मतलब पैरेलल में वैल्यू कम होती है। और सीरीज में क्या होगा, सीरीज में जो भी 100 और 1 ओम को ऐड करोगे तो इंक्रीज ही होगी वैल्यू, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू उससे भी ज्यादा होगी। मतलब सीरीज के कॉम्बिनेशन में आपकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कम होगा, सॉरी पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा तो वैल्यू कम मिलेगी। तो अगर मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे आर पी क्यू, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मुझे मिनिमम निकालना है, मिनिमम कम से कम निकालना है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश होगी, है ना, कम से कम निकालना है तो मैं इसी कलर को यूज करता हूं। मेरी कोशिश होगी कि पैरेलल में ज्यादा बड़ी वैल्यू रखी जाए ताकि ओवरऑल रिजल्ट कम आ जाए, ठीक है। और इसमें सब सीरीज में कम से कम रखी जाए, तो कम से कम वैल्यू कौन सी है, 2 ओम है। और फिर पैरेलल में कुछ भी रख दो, भले 10 ओम यहां रख दो या 5 यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 10 और 5 इनका पैरेलल, तो 2 प्लस इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 15, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है तो मैं देखूं मैक्सिमम कैसे निकालूंगा, ये आर पी क्यू मैक्सिमम निकालनी, तो मैक्सिमम निकालनी है तो मुझे सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहां मैं 10 रख दूंगा और यहां पर मैं रख दूंगा 5 और यहां पे 2 रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, है ना, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये तकरीबन इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0.33 और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस आ जाएगा आपका 10, 11.428, ठीक है। अब रेशो करना है, रेशो किस किस का करना है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो करना है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है 11.428 डिवाइडेड बाय 5.33, ठीक है। तो 5.33 तो आ जाएगा 2.144 इज द आंसर।
समझ में आया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना था सीरीज और पैरेलल का, बाकी गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन बहुत बड़े अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कैसे करना है, बट यूज योर कॉमन सेंस, छोटे छोटे पॉइंट से ही रिजल्ट निकलेगा। एग्जाम में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करना है आपको, एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट, उनका ध्यान रखना है बहुत अच्छे से और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए, सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है बिना प्रेशर से, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। अब मैं करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन तो नहीं पढ़ाने से रहा, क्योंकि आपको फॉर्मूले लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको ये पता है ना कि रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस में और इंपीडेंस में सेम फॉर्मूले चलते हैं करंट डिवीजन में, बट कैपेसिटेंस में फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा चलता है। इतना समझ में आया? अब मैं फॉर्मूले बताने के उसमें नहीं हूं, आपको पता है करंट डिवीजन के और वोल्टेज डिवीजन के कैसे हैं। ठीक है, चाहो तो एक रेजिस्टेंस के लिए मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए, चलो एक बता देता हूं आपके लिए कि मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है, और मुझे I1 करंट निकालना है और I2 करंट निकालना है, और ये टोटल करंट मुझे यहां से गिवन है। करंट डिवीजन मतलब ये जो करंट है ये डिवाइड हो रहा है, तो मुझे करंट I1 निकालना है, तो I1 निकालना है, तो जिसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर, और ओवरऑल का एडिशन R1 प्लस R2 और टोटल का मल्टीप्लाई। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस में न्यूमरेटर में वो पैरामीटर आएगा जिसका वैल्यू हमें, जिसमें करंट नहीं निकालना है ना, और बाकी एडिशन हो जाएगा और टोटल करंट आ जाएगा। इंडक्टेंस में भी सेम, इंपीडेंस में। कैपेसिटेंस में जिसका आपको निकालना है, सपोज करो I1 निकालना है और आपका कैपेसिटेंस यहाँ C1 और C2 गिवन है, तो ऊपर आपका C1 आएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर रहेगा। बाकी सेम वोल्टेज डिवीजन रूल में भी वही चलता है, आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंपीडेंस में सेम फॉर्मूला, कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। सपोज करिए मैं वोल्टेज डिवीजन भी बता ही देता हूं आपको। वोल्टेज डिवीजन सपोज करिए ये आपका वोल्टेज V है और ये दो ब्रांच में आपका डिवाइड हो रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, दो ब्रांच में, ये R1 ये R2, तो ये V1 और ये V2। तो यहां पर अगर मुझे V1 निकालना है तो वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है, ये ओवरऑल वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें निकालना उसका पैरामीटर ऊपर ही, और R1 प्लस R2 एडिशन और टोटल V, है ना। तो यहां पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंपीडेंस, इनमें जिसका निकालना वो ऊपर है ना, और नीचे की साइड में तो आपको समेशन करना है। कैपेसिटेंस में उल्टा है, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर है। भैया समझ में आया? करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन का छोटा सा रूप। चलिए अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है आपको, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट एट I1 एंड I2। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में भी कराया हूँ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और वहां पर मैंने बकेट का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। अब देखिए डीसी दिया है तो इंडक्टर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि सर शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, वायर जल जाना। ऐसा कतई नहीं है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, शॉर्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, ये 18 वोल्ट, ठीक है, और ये 2 ओम, ये शॉर्ट हो गया, ये लाइन भी शॉर्ट हो गई और ये लाइन भी शॉर्ट हो गई। इंडक्टर शॉर्ट हो गया डीसी पे, स्टेडी स्टेट पे, और इसकी कैपेसिटी 300 थी और इसका 600 था। अब देखिए शॉर्ट का मतलब है, शॉर्ट सर्किट का मतलब वो वायर, वो जो कैपेसिटर था वो जला नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। मतलब जो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, बट कब तक करेगा, जब तक उसकी कैपेसिटी होगी। उसकी कैपेसिटी 300 और 600 की थी, जब उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो गई फिर वो क्या करेगा, अपोज करना बंद कर देगा और करंट फ्लो कराते रहेगा, जैसा आएगा वैसा ही करंट फ्लो कराते रहेगा। ठीक है, तो दैट इज दी प्रॉपर्टी। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बकेट वाला नल से 2 बाल्टियां रखी है और फिर बाल्टी जब फुल हो गई तो उसका, उस बकेट का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है ना, ये वाला एग्जांपल भी कराया था मैंने वहां पे थ्योरी लेक्चर्स में। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर स्टेडी स्टेट डीसी दिया है तो शॉर्ट सर्किट हो गया स्टेडी स्टेट पे, बट यहां पर करंट स्टिल फ्लो करेगा। तो ओवरऑल में अगर करंट निकालना, टोटल करंट निकालना, मुझे टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट में क्या होगा, टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका टोटल करंट जो होगा वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 एम्पेयर इज दी टोटल करंट। तो ये हो गया आपका टोटल करंट। अब ये अपनी अपनी कैपेसिटी से I1 और I2, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे दोनों करंट को सेम लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंडक्टेंस की जो वैल्यू वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटी का करंट जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटी, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो अब I1 करंट अब तो निकाल ही लोगे। I1 करंट कितना आ जाएगा, I1 करंट आ जाएगा आपका, जिसमें नहीं निकालना वो पहले 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6,
इंटू ओवरऑल कितना हो गया 9 हो गया। तो ये 9 कैंसिल, तो ये हो गया 6 एम्पेयर। और सेकंड वाले में लगाने की जरूरत नहीं है, ये 9 एम्पेयर है तो ये 6 हो गया, तो ये डेफिनेटली 3 होगा। करंट डिवीजन से भी निकाल लेना। तो एक सिंपल सा करंट डिवीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक मेन चीज थी जो मैंने बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। आप सबको पता है कि इंडक्टर शॉर्ट होता है तो कैपेसिटर क्या होता है, ओपन होता है स्टेडी स्टेट पे, तो ये हो जाएगा ओपन, यहाँ पे ओपन हो गया। 2 फैराड की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब ये वीसी वोल्टेज निकालना है। अब वोल्टेज निकालना मतलब हमें केवीएल घूमना पड़ेगा। केवीएल चाहे ऊपर घूमो चाहे नीचे घूमो। सपोज करो मैं यहाँ पे केवीएल के सिंबल अपनी तरफ से बना देता हूँ, है ना। ये वोल्टेज पोलरिटी कैसे बना दी मैंने, अपने से बना दी। अगर ये वोल्टेजेस निगेटिव होंगे इसका मतलब मैंने पोलरिटी गलत एज्यूम करिए, पॉजिटिव आ गए तो सही एज्यूम करिए। तो ये वोल्टेज V60 ओम है ना, और इसको बोल दिया मैंने V20 ओम। इसका मतलब मैंने यहाँ पे केवीएल लगा दूंगा अगर, तो मेरा केवीएल लगा के क्या आ जाएगा, V60 माइनस VC माइनस V20 इक्वल टू 0। इसका मतलब VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, V60 माइनस V20, V60 माइनस V20। मतलब अगर मैंने यहां पर वोल्टेज निकाल लिया तो मेरा एनर्जी बड़ी आसानी से काउंट हो जाए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। मतलब एनर्जी इन द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर। उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसके बेसिस पे आप एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर करके। अब वोल्टेज निकालना है, केवीएल घूमना है, केवीएल घूमना है, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज आपको पता होने चाहिए, समझे। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये 100 वोल्ट है, तो मैंने बताया था कि पैरेलल में ये 100 वोल्ट है पूरा पूरा, तो इसके अक्रॉस भी पूरे पे 100 वोल्ट रहेगा, और ये 100 वोल्ट यहां पर भी रहेगा, और यहां पर तो करंट 0 जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो ये 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, ये 100 वोल्ट इन दोनों में भी डिवाइड होगा। तो क्यों ना हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा कि ये 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं और इधर इन दोनों में डिवाइड कर दे, तो इन दोनों के वोल्टेज आ जाएंगे, वोल्टेज आ जाएंगे, केवीएल घूम जाएंगे, वोल्टेज आ जाएगा। अब तो आप कर ही सकते हैं, है ना, इसको मुझे पूरा कराने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए V60 निकालना है मुझे, तो ये 100 वोल्ट दोनों में डिवाइड करूं तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जिसमें निकालना है वो ऊपर, तो 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 प्लस 60 इंटू 100 तो कितना हो गया, ये हो गया 100 कैंसिल, तो 60 वोल्ट हो गया। तो ये 60 वोल्ट आ गया यहाँ पे, है ना। तो एक आपका तैयार हो गया 60। मुझे फिर 20 निकालना, तो ये 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, V20 निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 इंटू 100, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 दूना 100, मतलब कि 40 हो गया, ये 40। तो यहाँ पर 40 हो गया, ये बचा कितना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट बचा है आपका। तो ये हो जाएगा 1/2, कैपेसिटेंस कितना है 2 फैराड है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 400 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। तो आपने क्या सीखा, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से लगते, कई बार हड़बड़ाहट में फॉर्मूले नजर नहीं आते हमें, आई बात समझ में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा मान लो एनर्जी वगैरह पूछते हैं इंडक्टर में, तो हाफ LI स्क्वायर लगा देते, इधर हाफ CV स्क्वायर लगा दिया। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्यूशन करा देता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नोडल से भी करने की कोशिश करते हैं, बट मैं नोडल को अभी बीच में नहीं ला रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एडवांस जो सॉल्विंग टेक्निक है वो भी पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक सॉल्विंग टेक्निक जो है हमारी, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा नोडल में करते तो मैं आपको बता देता कि यहाँ देखिए नोडल में बहुत सारे स्टूडेंट इसको 10 वोल्ट कंसिडर कर लेते, फिर इन दोनों को एक ही पोटेंशियल कंसिडर करके आप कर सकते थे नोडल से, बट अभी मैं नोडल पे नहीं जाऊंगा। अब देखिए इसको करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको एक शॉर्टेस्ट सिंपल तरीका बताऊंगा। पहली चीज, ये करंट आपको निकालना है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये करंट निकालना है, ये करंट निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहां का करंट अगर आपने कैलकुलेट कर लिया यहां का, और यहां का कैलकुलेट कर लिया, यहां का कैलकुलेट कर लिया करंट, तो ये करंट कौन सा कहलाएगा, I3 ओम करंट, और ये करंट कहलाएगा I4 ओम करंट। तो अगर मैं यहां पर कहां पे, यहां पर ए पॉइंट पे KCL लिख दूं, ए पॉइंट पे KCL एट ए लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, KCL लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है I3 ओम
और I3 और कितना हो जाएगा इनकमिंग प्लस I और आउट गोइंग है I4। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा I4 माइनस I3। तो आपको अल्टीमेटली I3 और I4 करंट कैलकुलेट करना है, ये I करंट आ जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से। अब देखिए किसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां का टोटल करंट अगर आप फाइंड आउट कर लो किसी तरीके से, और ये क्या शॉर्ट सर्किट वायर है, डमी वायर है, सबसे पहले तो ये पहचानो शॉर्ट सर्किट या डमी वायर है। शॉर्ट सर्किट वो होता है जो किसी वो वाला जो वायर है जिसको आप शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। तो क्या इन दोनों के एग्जैक्टली पैरेलल है? नहीं है, इन दोनों के नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डमी वायर है। डमी वायर इसका मतलब क्लब कर सकते हैं, इसको क्लब करके कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको क्लब करके आप जो सर्किटरी है वो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये क्लब कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बीच में क्या हो रहा है ना, मैंने क्लब कर दिया बस खाली, और ये ठीक है, क्लब करके ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा टोटल करंट निकल आएगा। अब जो टोटल करंट पूरे इंटायर सर्किट में जाएगा तो निकलेगा भी कितना, टोटल करंट ही निकलेगा। निकलेगा भी कितना, टोटल करंट निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा बड़ी चालाकी से कि ये जो क्लब किया हुआ मैंने वायर यहां पे, मुझे इसके बीच में नहीं पता कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यहां पर 1 ओम है, यहां पे 3 ओम है, और ये अगर I टोटल करंट आ जाता है तो मैं करंट डिवीजन रूल लगा के ये I3 करंट निकाल सकता हूं। पहले टोटल कैलकुलेट कर लेता हूं। टोटल कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये दोनों आपके काय में है, पैरेलल में। तो 1 into 3 क्या है, पैरेलल में कितने कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि डमी वायर हो गए ना। अब देखियो दोनों पैरेलल 2 और 3, 2 और 4, तो ये दोनों पैरेलल कर दो, ये दोनों पैरेलल कर दो, देन सीरीज कर दो, है ना। सीरीज कर दोगे तो टोटल करंट जो आ जाएगा, टोटल करंट वो आपका जो वोल्टेज जो है 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका आंसर मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है, ये है आपका 4.80 एम्पेयर। ठीक है, 4.80 एम्पेयर आपका टोटल करंट आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो। फिर आप करंट डिवीजन लगाएंगे, करंट डिवीजन लगाएंगे तो I3 कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा मेरे पास जो कैलकुलेट किया हुआ, देखिए 1/3 + 1 इंटू टोटल कितना 4.80, तो ये हो जाएगा I3 कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा 1.2 एम्पेयर, 1.2 एम्पेयर आ जाएगा। सिमिलरली जो आपने जैसे यहाँ पे ये I टोटल वापस निकलेगा, तो ये जो I टोटल कहाँ से निकल रहा है, इन दोनों ब्रांच से ही निकल रहा है। तो करंट डिवीजन क्या हम उल्टा भी तो लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमने ये हमारा I4, तो ये I4 इन दोनों से निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में करंट डिवीजन और ये टोटल करंट मान के कर सकते हैं। तो इस तरीके से I4 कितना हो जाएगा, जिसमें नहीं निकालना है वो हमारा ऊपर, और 2 + 4, ठीक है, इनटू टोटल कितना है 4.80, तो ये आ जाएगा तकरीबन 1.6 एम्पेयर। ठीक है, 1.6 एम्पेयर हो जाएगा। तो सारे करंट आपको पता है, अब बस आप लगा दीजिए, इस रिलेशन में लगा देंगे तो I करंट कितना हो जाएगा, I4 कितना है आपका, I4 है, I4 कहाँ गया 1.6, और I3 कितना है हमारा, I3 है 1.2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.4 हो गया, 0.4 हो गया, मतलब ऑप्शन कहाँ है हमारे, ऑप्शन है 2/5, है ना। 0.4 ये हटाया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 इज द आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट उलझते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग नोडल भी लगाते हैं। जी हाँ, नोडल से भी हो जाएगा, बट अभी मैंने नोडल पढ़ाया नहीं है आपको, मैं नोडल तक अभी गया नहीं हूँ। नोडल के पहले मैं नोडल को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट नहीं मानता हूँ। आंसर बिल्कुल नोडल से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एक ही टर्मिनल मान के इसको मान के नोडल की इक्वेशन लिख सकते हो, बट ज्यादा बेहतर तरीका है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यहाँ बीच में इंडक्टर भी दे देते हैं और इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी पूछ लेते हैं। तो आप पहले करंट निकालेंगे, फिर अगर यहाँ इंडक्टर होता तो ½ Li² लगा के एनर्जी भी लगाते। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको डमी वायर मानना है, इन दोनों को पैरेलल करके टोटल करंट आपको कैलकुलेट कर लेना है। किस तरीके से करा हमने टोटल करंट, फिर उस टोटल करंट को एक बार इसमें करंट डिवीजन, एक बार इसमें। और अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो टोटल है ये क्या यहां पर भी तो टोटल हो। बहुत सारे लोग पता है इसको कैसे लिख देते हैं, देखिए जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, जो समझ नहीं पाते हैं, इस डमी वायर को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। कुछ लोग ऐसे कर देते, एक लाइन बना के फिर वापस इस तरीके से, तो ये तरीका गलत है, ये इस तरीके से नहीं है,
नहीं तो ये आप बोलेंगे सर ये टोटल है, तो ये I1 टोटल जो करंट है ये टोटल है, ऐसा नहीं करना, ये एक पॉइंट बनाना है, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमें यहां पर ये जो KCL लगाया ना हम लोगों ने तीनों करंट के बीच में, ये हम जानते नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है ये पोटेंशियल एक ही है, तो इसको मैंने क्लब करके एक पॉइंट मान लिया है। अब इस पॉइंट को जब खोलेंगे तो यहां पर करंट के डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। अब बहुत सारे लोग इस डमी वायर को गलत तरीके से अगर ट्रीट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, तो उसको एक ही करंट मान के कर देते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस तरह के जब भी एग्जाम में आएंगे आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा तरीका है, जस्ट आपको डमी वायर मान के पूरा इक्विवेलेंट निकाल देना है, फिर करंट डिवीजन 2 करंट डिवीजन मारना है, KCL लगाना है, आंसर आ जाएगा। चाहे एनर्जी पूछे, करंट पूछे, कुछ भी पूछे, हाँ बस इस चीज से अवेयर रहना, ऐसा मत कर देना। तो इस तरीके से आपके जितने भी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक के जितने भी आपके स्टार डेल्टा हो, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन हो, आपके इक्विवेलेंट सोर्सेस के जो इक्विवेलेंट सर्क्यूट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, नोडल, मेश और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 3 टेक्निक है ये एडवांस सॉल्विंग टेक्निक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नोडल को और अच्छे से एनहांस करेंगे। और अल्टीमेटली जब नेटवर्क पूरा खत्म होगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि नोडल एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपके 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर बेसिक सॉल्विंग टेक्निक आप छोटी छोटी चीजों के लिए आप नोडल लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने करवा दी कहां पे आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एंजॉय कर रहे होंगे आप पूरे इस क्रैश कोर्स को, तो मजे से करते रहिए। और जो लोग जो बहुत नए नए स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ गेट का फॉर्म भर दिया, अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो प्लीज़ जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में जाके सर्च बार में जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। फुल कोर्सेज भी अवेलेबल, हर कैटेगरी में कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस सॉल्विंग टेक्निक के साथ।